चले भाई ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 के अंदर आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इस दोनों में क्या डिफरेंस है। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। कल हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ आपको मैंने बताया था राउल्ट्स लॉ क्या होता है। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर जो उसका वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का उतना ज़्यादा जो है हमारा वेपर प्रेशर होगा। तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ होता है। बट ये राउल्ट्स लॉ आपको पता है कि हर एक सॉल्यूशन पर अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ उन सॉल्यूशंस पर अप्लाई होता है जिनको हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इनको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अब सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास है। तो आइडियल सॉल्यूशन तो वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, इट ओबेज राउल्ट्स लॉ। जबकि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब वो कौन से ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लेट्स से मैंने यहाँ पर एक आइडियल सॉल्यूशन तैयार किया। इस डायग्राम के अंदर दो बीकर्स मैंने लिए 50 cm3 जिनका वॉल्यूम है। एक में मैंने बेंजीन डाल दिया, एक में मैंने टॉलुइन डाल दिया। ठीक है, दो अलग अलग कंपाउंड डाल दिए। अगर बेंजीन के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो बेंजीन हमारे पास इस तरह का कंपाउंड होता है, 6 मेंबर रिंग होती है, डबल बॉन्ड होते हैं यहाँ पर। ठीक है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का। आपने कभी बेंजीन को ऐसा पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। और जो टॉलुइन होता है वो बेंजीन की तरह से ही होता है, लाइक वो बेंजीन होता है, बेंजीन रिंग होती है इसके फार्मूले में, और उसके साथ जो है वो CH3 एक अटैच होता है। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड टॉलुइन। दोनों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके अंदर बेंजीन है, इसके अंदर टॉलुइन है, दो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके अंदर जो है वो मौजूद है। अब जो हमारा बेंजीन होता है और जो टॉलुइन होता है, दोनों का नेचर कैसा होता है, दोनों नॉन पोलर होते हैं। ये भी हमारा नॉन पोलर होता है और दूसरा ये भी हमारा जो है वो नॉन पोलर होता है। दोनों का नेचर हमारे पास ऐसा होता है कि नॉन पोलर होते हैं, पोलैरिटी कोई नहीं होती इनके अंदर। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो ये हमारे पास ये दोनों के अंदर मौजूद है। इसके अंदर बेंजीन है, इसके अंदर टॉलुइन है। दोनों के 50-50 cm3। हम दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, एक नए बीकर के अंदर डालते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं तो 100 cm3 का एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अभी आइडियल सॉल्यूशन क्यों है? आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जिसमें ये सारी कंडीशंस जो है ना वो पूरी हो रही हो, जो मैंने पॉइंट 2, 3 और 4 में मैंने आपको बताया है। जैसा कि नो चेंज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस आफ्टर डिसोल्यूशन। सॉल्युबल होने के बाद कोई वॉल्यूम के अंदर चेंजिंग नहीं आएगी, ना वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। मिसाल के तौर पे हमने 50 cm3 बेंजीन लिया और 50 cm3 आपने टॉलुइन लिया, और जब दोनों को मिक्स किया, आइडियल सॉल्यूशन बनाया, तो आपको जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया वो 100 cm3 आया। मतलब देखा जाए तो कुछ चेंज इन वॉल्यूम नहीं आया। जितना कंपोनेंट्स, दो अलग अलग कंपोनेंट्स का जो वॉल्यूम था वही जो है वो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ रहा है। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें मिक्स करने के बाद वॉल्यूम के अंदर चेंजिंग नहीं आती, कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता। तो डेल्टा भी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ज़ीरो होता है, इसके अंदर कोई चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास नहीं होती। नेक्स्ट दूसरी चीज़ कि नो हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड आफ्टर डिसोल्यूशन। कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है कि जिसमें जब चीज़ें डिसॉल्व हो रही होती हैं तो हीट एनर्जी ना एब्जॉर्ब हो रही होती है ना रिलीज़ हो रही होती है। मतलब आप जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ होती है, आपको पता है डेल्टा एच से इसको हम शो करते हैं एंथैल्पी। तो उसका डेल्टा एच इसका जीरो होता है, मतलब एंथैल्पी चेंज कोई नहीं हो रहा है, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना रिलीज़ कर रहा है, ना एंडोथर्मिक हो रहा है ना एक्सोथर्मिक हो रहा है। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो टेम्परेचर के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगी। मान लेते हैं जैसे इसका अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो इसका 25 डिग्री था, तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा, ना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज़ होगी, तभी एक आइडियल सॉल्यूशन है। आखिरी चीज़, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा मैंने, कहा दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन ए बी एंड ए से रिमेन सेम। कि तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे ना, इनके बीच में हमेशा सेम रहेगा। अब देखो, मान लेते हैं बेंजीन के मॉलिक्यूल को हम ए से शो कर देते हैं, तो ए का ए के साथ कोऑर्डिनेशन है। टॉलुइन को हम बी से शो कर देते हैं, तो बी का बी के साथ एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होगा। और आइडियल सॉल्यूशन में जब बेंजीन और टॉलुइन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको बॉन्ड को ए और बी का बॉन्ड शो कर देते हैं कि ए और बी के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पर कह रहे हैं ए बी और ए बी सारे बॉन्ड सेम है। चूँकि वजह यह है कि ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, दोनों नॉन पोलर है। और नॉन पोलर के अंदर हमें पता है लंडन फोर्सेस मौजूद होती हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 के अंदर। ठीक है, कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं इनके अंदर हमारे पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस मौजूद होती हैं। तो बेंजीन के अंदर भी लंडन फोर्सेस मौजूद होंगे। इसी तरह से आपका जो टॉलुइन है इसके अंदर भी हमारे पास लंडन फोर्सेस आएंगी।
और जब ये साथ में मिक्स हो जाएंगे तो ये जो ए और बी या बेंजीन और टॉल्यूइन के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा होगा वो भी किसके थ्रू हो रहा होगा, लंडन फोर्सेस के बीच में। तो हम कह सकते हैं ए के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है और जो बी के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स है और जो ए के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो सेम है। तीनों में लंडन फोर्सेस मौजूद है, तीनों ही नॉन पोलर है। दैट्स वाई ये 3 कैटेगरी चूंकि इसके अंदर फॉलो हो रही है, इस वजह से ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, ये रायल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो रायल्स लॉ को सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन को कैसे पहचान में आता है वो, इसमें 2 सेम चीज़ें जैसा नॉन पोलर के साथ उसके अंदर मिक्स होता है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता, कोई हीट एनर्जी चेंज नहीं आता, और जो कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वही सॉल्यूशन के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आते हैं। अब हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि इसके अलावा एमसीक्यूज में आपका आएगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन आइडियल सॉल्यूशन, इनमें से बताएं कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, ऐसा एमसीक्यूज आएगा पेपर में आपकी। तो आपको सम एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये तो एक है ही बेंजीन एंड टॉल्यूइन, ये तो पहला वाला आ गया। इसके अलावा भी हो सकता है मिथानॉल एंड इथानॉल। अब मिथानॉल इथानॉल दोनों हो सकते हैं ये, अच्छा दोनों के दोनों पोलर हैं। देखो आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए क्या होता है कि स्ट्रक्चर, साइज और जो नेचर है इनका है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, वो सेम होना चाहिए फोर्सेस। जब ये तीनों चीज़ें सेम होंगी ना तो क्या होगा, हमारे पास ये रायल्स लॉ को फॉलो करेगा, ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर आप देखते हैं तो ये बेंजीन है और ये टॉल्यूइन है। बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों का स्ट्रक्चर सेम एक जैसा, लगभग एक जैसा लग रहा है आपको, इसलिए ये दोनों मिलकर आइडियल सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। इस तरह से मिथानॉल होता है हमारे पास CH3OH और इथानॉल हमारे पास होता है C2H5OH। अब देखा जाए तो दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम एक जैसा लग रहा है, तो ये दोनों जब मिक्स होंगे तो ये हमारा मिथानॉल इथानॉल मिक्स होकर आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हेक्सेन और हेप्टेन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 6 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन में हेक्सेन कहलाता है और 7 कार्बन आ जाए तो फिर वो हेप्टेन कहलाता है। अब हेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो है वो 6 कार्बन लाइन से लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6, बाकी हाइड्रोजन पे साथ में हाइड्रोजन लगे होंगे। ये आपने 9-10 केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 9 केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसके अलावा हेप्टेन क्या होता है, हेप्टेन में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के साथ यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन अटैच होता है। तो देखा जाए तो देखो हेक्सेन हेप्टेन का स्ट्रक्चर भी सेम है। तो अगर स्ट्रक्चर एक जैसा हो और ऐसे सॉल्यूशन साथ, ऐसे लिक्विड साथ में मिक्स होते हैं तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन तैयार करता है। तो ये तीनों आइडियल सॉल्यूशन में आपको याद रखना है। बेंजीन टॉल्यूइन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, मिथानॉल इथानॉल बनाएंगे और हेक्सेन हेप्टेन बनाएंगे। नाम में भी देखो एक जैसे ही लग रहा होता है सारा, ठीक है। और इसके अलावा भी हो सकते हैं बट आपकी बुक में ये अलग अलग नाम है, ये कुछ नामों को आपको याद रखना है, ठीक है। रीजंस ये सारे ये फॉलो करेंगे। अब आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। नॉन आइडियल इसका उल्टा है, इसका रिवर्स, इसका अपोजिट है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर हमने वाटर यूज़ कर लिया, पानी, और यहाँ पर हमने इथानॉल यूज़ कर लिया। देखो है तो दोनों पोलर, कहने की बात ज़रा समझना है इसको ज़रा, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पोलर हों तो फिर आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, तो ऐसा नहीं है। वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से HOH ऐसे करके बनता है, और इथानॉल या इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है 2 कार्बन होता है, फिर OH इस तरह अटैच होते हैं और ये हाइड्रोजन लगा होता है। तो ये मैंने आपको बताया था बॉन्डिंग के अंदर, अगर आप याद करो तो ये वाटर, इसके अंदर पानी मौजूद है, इसके अंदर पानी है। पानी में आपको पता है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 जगह पर होती है, 2 है ना भाई, 2 जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको वाटर के अंदर आपको मिलता है। ये पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया 50 cm3, 50 ml पानी आ गया। दूसरा भी कर लिया, इसमें इथानॉल लिया। इथानॉल भी कह सकते हैं, इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, इसको इथानॉल कहते हैं। कुछ बच्चे इसी को लिखते हैं इथाइल अल्कोहल, तो बात तो एक ही है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। उर्दू में इसको बोलते हैं शराब, ये शराब है, ठीक है, शराब इसको उर्दू में बोला जाता है। इथाइल अल्कोहल नशा होता है, इसके अंदर शराब है, इस्लाम में हराम है ये चीज़। तो दिस इज़ इथाइल अल्कोहल, इथानॉल कहते हैं उसको, इसलिए परफ्यूम में भी होता तो मना होता है उसको लगाना, ठीक है, नमाज नहीं होती इसको लगाने से। तो ये इथाइल अल्कोहल सुना होगा आपने, अल्कोहल, इसी को अल्कोहल कह रहे होते हैं पूरा। तो ये इथाइल अल्कोहल में अगर आप देखोगे ना तो इसमें एक जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली सिर्फ यहीं पर कनेक्ट हो रहा है, तो एक ही जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो पोलैरिटी तो जनरेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर वीक है। तो दोनों अलग अलग तरह के लिक्विड्स हैं हमारे पास है। स्ट्रक्चर सेम नहीं है, देखो स्ट्रक्चर वाटर का अलग होता है और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का है। तो ये भी 50 cm के, अब लोग दोनों को जब मिक्स करेंगे ना तो हमारा बनेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, दोनों के अंदर पोलैरिटी सेम नहीं है, अलग अलग है। अब सबसे पहले पॉइंट क्या, ये रायल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, पहली बात तो ये।
जो हमने रॉल्ड्स लॉ कल पढ़ा था ना, वो इसमें फॉलो नहीं हो सकेगा, मतलब इथाइल अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर के अंदर। और यहाँ पर क्या था कि वॉल्यूम जो था वो सेम रह रहा था ना भाई, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंपोनेंट्स। दोनों को 50-50 ml मिलाएगी और ये जाकर एक समझ लो मान लेते हैं 110 ml बन जाएगा या 110 cm³ बन जाएगा। हमने मिलाया था 50-50, लेकिन बन रहा है 110। वॉल्यूम बढ़ जा रहा है सॉल्युबल होने के बाद, मिलने के बाद, तो डेल्टा भी यहाँ पर जीरो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है चेंज इसके अंदर। तो ये हमारा क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है। क्योंकि यहाँ पर जब दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम पहले से ज़्यादा, दोनों कंपोनेंट्स जो है ना उनसे ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेम हो रहा था, इसलिए ये आइडियल है और ये नॉन आइडियल है। और यहाँ पर डेल्टा एच क्या बताया था, जीरो। ना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा ना रिलीज होगा, बट यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा एच यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा पॉजिटिव में। डेल्टा एच आपको पता है प्लस कब आता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। हीट एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, हीट एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही होगी, ठीक है। तो इसमें नॉन आइडियल सोल्यूशन में हीट एनर्जी में चेंज आता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक चेंज हो रहा होता है, डेल्टा एच हमेशा प्लस आ रहा होता है। और चौथा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ए बी बी ए सी के बीच में सेम नहीं होंगी। कैसे? जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर 2 जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर 1 जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जो ए के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बी के बीच में नहीं है। और जब आपस में मिक्स भी कर देंगे तो फिर सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं आ रही होंगी, जैसा यहाँ पर आ रही थी हमारे पास, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। तो राउल्ट्स लॉ जब भी पढ़ा जाता है तो राउल्ट्स लॉ के साथ हमेशा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात की जाती है, और राउल्ट्स लॉ सिर्फ इन पर अप्लाई हो रहा होता है, जो ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई? क्लियर? बस एक डिफरेंस आएगा पेपर में, आपको 4 पॉइंट आपको राइट लेफ्ट में आपको बता देना, ऐसे करके राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आएगा। तो डायग्राम में अगर नीड नहीं है, बस आपको 4 पॉइंट बताना होगा बस, बाकी मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया उसको। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं द सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब सॉल्यूशन की वो तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं सॉल्यूशन की कि जिसमें सॉल्यूट को कम या ज़्यादा करने से प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आ रही होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को केमिस्ट्री में हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो 4 होती हैं। वो 4 तरह की होती हैं। सबसे पहला हमारे पास कहलाता है दिस इज़ व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको राउल्ट्स लॉ में भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग डेल्टा पी से शो करते हैं ना। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मुराद वेपर प्रेशर कितना कम हो रहा है। तो हमने सेकंड फॉर्म जो पढ़ी थी राउल्ट्स लॉ के, उसके अंदर हमने यही पढ़ा था कि जितना ज़्यादा जो है वो, जितना ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा ही वेपर प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्योंकि सॉल्यूट जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हमारे पास मौजूद होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर कोई होगा सॉल्यूशन के अंदर, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा कि वो रोकेगा सॉल्वेंट का एवापोरेट होने से, और जब सॉल्वेंट एवापोरेट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर डाउन होगा, कम होगा। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट का पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा कह लो कि लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर की। तो जो लेवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चूँकि वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आएंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर डाउन होगा। और यही चीज़ आपको राउल्ट्स लॉ बताता है, जो कल हमने लिखा है उसको, ठीक है, डिटेल में। बात समझ में आ गई? पहली चीज़। दूसरी, सेकंड हमने लिखना है, दैट इज़ कॉल्ड, जो हमने लिखा है दैट इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। एलिवेशन मतलब होता है किसी चीज़ का इंक्रीज़ होना, ऊपर चढ़ना किसी चीज़ का, ठीक है, एलिवेट होना। तो जब नंबर ऑफ, अच्छा इसमें क्या होता है कि ये भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। जितना ज़्यादा हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे वाटर है, पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और पानी में अगर नमक डाल दिया जाए, पानी में अगर आप 1 चम्मच नमक घोल देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ जाएगा, वो 102, 103 हो जाएगा। अगर आप 1 चम्मच और घोल दें तो बॉइलिंग पॉइंट 103 से 105, 106 हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा नमक आप उसके अंदर डिज़ोल्व करते जाएंगे, जितना ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल आप ऐड करते जाएंगे, क्या होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता रहेगा। तो जो प्योर वाटर होता है, सॉल्वेंट सिर्फ उसका तो 100 है, लेकिन जितना ज़्यादा आप उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते रहेंगे, जैसे नमक ऐड करते रहें, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगी।
ठीक है। अब इसके एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाई है कि जब आप एग को बॉईल कर रहे होते हैं, जब आप अंडा बॉईल करते हैं, तो एग को बॉईल करने का एक तो तरीका होता है कि पानी आपने रखा और पानी के अंदर आपने एग डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप उसको जो है वो मतलब चूल्हा ऑन कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि जो एग है वो बॉईल हो जाता है। कुछ टाइम लेता है, वो 15 मिनट्स लेता है कभी, है ना, 15 to 20 मिनट्स आप उसको बॉईल करते हो और काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो वक्त लगता है। मतलब आप जल्दी में करोगे तो वो कच्चा रह जाएगा, फिर उसकी जर्दी कच्ची रह जाती है तो वो पूरा बेकार हो जाता है वो। तो एक टाइम लगाना पड़ता है 15 मिनट या उससे थोड़ा सा ऊपर, तो क्या होता है कि वो बॉयल हो जाता है। कुछ लोग चाहते हैं जल्दी हो जाना भाई, कि जल्दी हो जाए। तो जल्दी बॉयल करने का तरीका क्या है कि जब आप एग को बॉयल कर रहे हो तो उसके अंदर आप नमक डाल दो, नमक डाल दो। नमक डालने से क्या होगा, जब नमक डालेंगे अब वो सोल्यूशन तैयार हो गया, और जो सोल्यूशन बन गया तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाएगी। अब पानी 100 डिग्री तक नहीं पहुँचेगा, बल्कि 100 से ऊपर 110, 120 डिग्री तक चला जाएगा। और जब पानी का टेम्परेचर हाई होगा तो वो ज़्यादा गर्म हो रहा होगा, और ज़्यादा गर्म होने की वजह से वो एग को ज़्यादा जल्दी बॉईल कर देगा। तो ये एक एग्जाम्पल है घर पे जो हम लोग करते हैं, किचन के अंदर एक ट्रिक लगाते हैं। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की एग्जाम्पल है। जब एग को बॉईल करते हैं वो नमक डाला जाता है उसके अंदर, सही है, समझ में आ गया सबको। तो जितना ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा। तीसरी चीज़, तीसरा क्या लिखा हुआ भाई, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन। अब फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं आपको पता है कि वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो पता है ना सबको कि वो टेम्परेचर जिस पर जो है वो लिक्विड सॉलिड बनता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे आता है। जैसे कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब इस पर क्या होता है कि अगर अब यहाँ पर भी क्या है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो जो हमारा डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब भी होता है कम होना, किसी चीज़ का कम होना, कम हो जाना। तो अगर आप पानी लेंगे, अगर पानी की जो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप पानी में नमक ऐड कर दें, इसके बाद आप उसको अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो वहाँ क्या होगी, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगी। उसकी फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो 0 से लेकर -2, -5, -6 पहुँच जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल ऐड करते रहेंगे, उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके अंदर डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, वो डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर कमी आनी शुरू हो जाएगी। वैसे भाई इसको हम कहते हैं लोअरिंग होना शुरू हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये एक तीसरी चीज़ है हमारे पास, ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। और चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहा जाता है? तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव कर जाते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हमारे पास कहा जाता है दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि यहाँ पर अगर हम एक बीकर ले लेते हैं, वी आर टेकिंग अ बीकर हेयर, और बीकर के साथ यहाँ पर जो है वो एक थिसल फनेल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक थिसल फनेल यूज़ कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ हमने एक मेम्ब्रेन अटैच कर दिया। अब ज़रा चेक करना इसको बेटा, ये देखो ये यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है वाटर, ये पानी मौजूद है इसके अंदर हमारे पास है, ठीक है। दिस इज़ H2O, ये पानी है, पानी से मुराद यहाँ पर हमारी ये सॉल्वेंट है, ठीक है। और इस थिसल फनेल में हमने यहाँ पर, ये आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा बेटा बायो के अंदर इसका, ऑस्मोसिस का। यहाँ पर हमने थिसल फनेल के साथ हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है बायोलॉजी के अंदर। तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने यूज़ कर लिया। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है ना, ये कुछ चीज़ों को पास हो देता है, कुछ को रोक लेता है। अच्छा, इसके अंदर फिर बेटा हमने इसके अंदर हमने एक और लिक्विड डाल दिया। इसके अंदर हमने जो लिक्विड डाला वो क्या है बच्चों, शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, शुगर सॉल्यूशन आ गया। तो ये शुगर सॉल्यूशन है, यहाँ पर इतना मान लेते, इतना है अभी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऑस्मोसिस किसे कहेंगे, ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस होगा? देखो बेटा, ये हमारे पास इसके अंदर ये शुगर सॉल्यूशन है, तो पानी और चीनी मिला हुआ है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट कम है, इसके यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि ये प्योर वाटर है और ये एक सॉल्यूशन बना हुआ है। तो हुआ क्या बच्चों, यहाँ से जो वाटर है,
यहाँ से जो वाटर है वो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसके अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। और जब ये वाटर इसके अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू होगा तो सूरत में क्या होगा कि यहाँ से ये लेवल जो है वो ऊपर हो जाएगा। तो जब प्रैक्टिकल करते हो तो आप देखते हैं लेवल ऊपर हो जाता है, तो ये लेवल ऊपर जाता रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब ये मूव एक वक्त तक करते हैं, एक वक्त ऐसा है कि जब ये रुक जाएगा, यहाँ पर आकर एक वक्त आ जाएगा यहाँ पर रुक जाएगा। और जब ये यहाँ पर रुक जाएगा तो इस वक्त क्या होगा, ये एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, ये जो सॉल्यूशन है ये इस पर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो अप्लाई हो रहा होता है जब फर्दर ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है। जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से पानी का, तो ये प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझने वाली बात है। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा, ये भी किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। जैसा सॉल्यूशन आपने यहाँ पर बनाया होगा, जितना ज़्यादा आप उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल डालेंगे उतना ज़्यादा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर से लग रहा होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई। अब ये जो ऑस्मोसिस है इसके हमारे पास डिफरेंट डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स होती हैं, तो वो उसको हम डिस्कस करें।